नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का जीवन परिचय लेकर के। यानी आज की कक्षा में हम कवि बिहारी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और विद्वानों द्वारा उनके विषय में कहे गए प्रमुख कथन तथा बिहारी सत्सय पर जितनी भी टीकाएं लिखी गई है उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, बिहारी का जीवन परिचय पढ़ने के बाद में हमारी दूसरी क्लास होगी बिहारी से संबंधित जो स्कूल व्याख्याता भर्ती में पाठ्यक्रम, आपके पाठ्यक्रम में जो 25 दोहे दिए गए हैं उन सभी को लेकर के। तो मित्रों, हम शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? कवि यानी रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1595 ईस्वी को बसवा ग्राम ग्वालियर में। और मित्रों, बिहारी के निधन की बात करें तो इनका निधन 1663 ईस्वी में हुआ था। और इनके विषय में यानी उनके जीवन जन्म के विषय में भी और प्रमुख स्थानों के विषय में उन्होंने लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल और तरुणाई आई सुगर, मथुरा बसी ससुराल। कि इन्होंने कहा है कि मेरा जन्म तो ग्वालियर में हुआ और बुंदेलखंड में मेरा बचपन बीता। और जब मैं युवा, मेरी जो जवानी है, मेरी जो युवावस्था है वो मेरे घर में, जहाँ पर मेरा निवास स्थान है वहाँ पर हुई। और मथुरा बसे ससुराल, और मथुरा में मेरा ससुराल रहा। तो मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कवि बिहारी के पिता का नाम क्या था? कवि बिहारी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा केशव राय। मित्रों याद रखिएगा, ये केशव राय अलग हैं और रीतिकालीन जो प्रसिद्ध कवि थे केशवदास वो अलग हैं। तो कवि बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, जो निम्बार्क संप्रदाय के नरहरि दास के शिष्य थे। अगला प्रश्न। कितने वर्ष की अवस्था में बिहारी को उनके पिता ने ओरछा नरेश के यहाँ भेज दिया था? यानी बिहारी कितने वर्ष की अवस्था में ही ओरछा नरेश के यहाँ पर, ओरछा नरेश के दरबार में पहुंच गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 8 वर्ष की अवस्था में। और मित्रों याद रखिएगा कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि केशवदास भी ओरछा नरेश के यहाँ रहते थे। कि जब 8 वर्ष की अवस्था में बिहारी ओरछा नरेश के दरबार में आए तब वहाँ पर रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि है केशवदास, वो भी यहाँ पर ओरछा नरेश के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न। बिहारी के काव्य गुरु तथा आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कि बिहारी के काव्य गुरु कौन है तथा इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा, काव्य गुरु की बात करें तो केशवदास और इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न। बिहारी की लोकप्रियता का आधार क्या रहा? बिहारी की लोकप्रियता का आधार क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। और मित्रों याद रखिएगा, कवि बिहारी द्वारा बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न। बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तक श्रेणी का काव्य। और मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी सतसई की जो भाषा है वो परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, यानी शुद्ध रूप से ब्रज भाषा में ये रचित है। अगला प्रश्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे एवं सोरठे हैं? यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी सतसई पर टीका लिखी बिहारी रत्नाकर नाम से, तो उसमें उन्होंने कितने दोहे माने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 713 दोहे, जिसमें 600 दोहे श्रृंगारिक हैं तथा शेष भक्ति नीति व प्रशस्ति परक दोहे हैं। मित्रों याद रखिएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 713 मानी है।
और बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, तो कुछ आलोचक बिहारी सतसई में 713 दोहे एवं 6 सोरठे उन्हें मिलाकर के 719 इनकी संख्या मानते हैं। यानी कुछ विद्वान बिहारी सतसई में दोहों की संख्या यानी इनके पदों की संख्या 719 मानते हैं, जिसमें 713 तो दोहे और 6 सोरठे हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज्यादा टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? यानी रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज्यादा टीकाएं किस पर लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई पर। और मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी सतसई के विषय में महत्वपूर्ण पंक्ति भी लिखी हुई है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे तो घाव करे गंभीर। यानी बिहारी जो सतसई है वो गागर में सागर भरने वाली रचना है। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह पंक्ति किसकी है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण कवि। और मित्रों याद रखिएगा कि कृष्ण कवि बिहारी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर टीकाएं किस छंद में लिखी है? कि कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी है वह किस छंद में है? तो इसका सही उत्तर होगा सवैया छंद में। और मित्रों याद रखिएगा कि कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी है वो 1719 ईस्वी में लिखी है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर दूसरी टीका किसने लिखी? यानी पहली टीका तो कृष्ण कवि ने लिखी, तो बिहारी सतसई पर दूसरी टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा विजयगढ़ के मान कवि या मान सिंह ने। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी है? बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों यहाँ पर बिहारी सतसई पर जितनी टीकाएं लिखी गई है उनके लिखने वाले उन दोनों के नाम यहाँ दिए गए हैं। तो आप इनके नाम और टीकाओं के नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कूट भाषा का प्रश्न बनता है। तो अमर चंद्रिका यानी बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा सुरती मिश्र ने। लाल चंद्रिका यानी बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? तो लल्लू लाल ने। अगला प्रश्न कि बिहार बोधिनी यानी बिहारी सतसई पर बिहार बोधिनी नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन यानी बिहारी बोधिनी। और मित्रों अगली टीकाओं की बात करें तो बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई पर टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। और मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी जो रत्नाकर टीका है यही आपके स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम में दी गई है। अगली टीका की बात करें तो फिरंगी सतसई और बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी? तो आनंदी लाल शर्मा जोशी ने। अगला प्रश्न, गुलदस्त ए बिहारी नाम से टीका किसने लिखी? यानी बिहारी सतसई पर गुलदस्त ए बिहारी नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा देवी प्रसाद प्रीतम ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आनंदी लाल शर्मा जोशी ने फिरंगी सतसई किस भाषा में लिखी है? आनंदी लाल शर्मा जोशी ने फिरंगी सतसई किस भाषा में लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी भाषा में। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका को सबसे प्रमाणिक किसने माना है? यानी बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका को सबसे प्रमाणिक
टीका कौन सी है मित्रों? यानी बिहारी सत्सई पर जितनी भी टीकाएं लिखी गई उन टीकाओं में से सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी रत्नाकर। और बिहारी रत्नाकर की रचना की बात करें तो इसकी रचना 1926 ईस्वी में हुई और 26 में ये प्रकाशित हो गई थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। बिहारी सत्सई के समकक्ष यूरोप में कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है कि बिहारी सत्सई के समकक्ष यूरोप में कोई भी रचना नहीं है? यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गिरियर्सन। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बिहारी को रीतिकाल का सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि किसने माना है? बिहारी को रीतिकाल का सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा के समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन किसका है? यानी जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा के समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न। बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है? यानी बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न। बिहारी के पद शक्कर की रोटी के समान है, जिधर से तोड़िए मीठी लगेगी। यह कथन किसका है कि बिहारी के पद शक्कर की रोटी के समान है, जिधर से तोड़िए मीठी लगेगी? यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने। मित्रों याद रखिएगा, सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न। कवि के रूप में बिहारी हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सत्सई काव्य की अपूर्व निधि है। यह कथन किसका है? यानी कवि के रूप में बिहारी हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनके द्वारा लिखी गई सत्सई काव्य की अपूर्व निधि है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। और मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी को रीतिबद्ध कवि मानते हैं, यानी डॉक्टर नगेंद्र बिहारी को रीतिबद्ध कवि मानते हैं। अगला प्रश्न। बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन ने। और मित्रों याद रखिएगा कि लाला भगवान दीन ने अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में बिहारी को चौथा स्थान दिया है। अगला प्रश्न। कवि बिहारी को लेकर लेखकों ने कौन कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं? यानी कवि बिहारी को लेकर लेखकों ने कौन कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ये बिहारी के ऊपर मुख्य रूप से जो 4 आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें बिहारी सत्सई की भूमिका नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा पद्म सिंह शर्मा ने। और देव और बिहारी नाम से किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। अगली रचना है बिहारी और देव। इसकी रचना लाला भगवान दीन ने की। और बिहारी के ऊपर बिहारी की वाग विभूति नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और मित्रों ज़्यादा दिक्कत आ सकती है देव और बिहारी, बिहारी और देव,
तो आप यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो कि इनमें से इसके रचनाकार कौन है। तो देव और बिहारी, यानी जिसके अंत में बिहारी आ रहा है वो हो जाएगा कृष्ण बिहारी, और बाकी बिहारी पहले हैं उसमें आप लाला भगवान दीन लिख सकते हो। बात करें आज के अगले प्रश्न की। देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता कौन है? कि देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। और मित्रों याद रखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। अगला प्रश्न, कवि बिहारी को रीति सिद्ध कवि किसने माना है? कवि बिहारी को रीति सिद्ध कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों याद रखिएगा कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजन करने का कार्य भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो बिहारी को रीति सिद्ध कवि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बिहारी के संदर्भ में कहे गए प्रमुख कथन निम्न है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को लेकर के जो जो कथन कहे, अब हम उन कथनों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कथन, बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। अगर ये पंक्ति देकर आपसे पूछा जाए कि यह पंक्ति किसने कही कि बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है, तो इस कथन को कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगले कथन की हम चर्चा करें तो बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। और ये पंक्ति तो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले कथन की बात करें तो बिहारी की रस व्यंजना पूर्ण रूप वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगले कथन की बात करें तो श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ है उतना और किसी का नहीं। एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और मित्रों अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न। तो बिहारी सतसई के महत्वपूर्ण पद व उन पदों में कौन से अलंकार हैं? मित्रों वैसे तो इनके बहुत से पद हैं, लेकिन मैंने 5-7 पद ही लिए हैं। मन मथ नेजा नोकशी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा उपमा अलंकार। टूटी लाज की लाव, टूटी लाज की लाव, ये पंक्ति किसकी है? तो कवि बिहारी की। और इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। मित्रों जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ रूपक और ये रूपक अलंकार, यानी जहाँ पर उपमेय व उपमान में भेद होने के बावजूद भी इनको एक रूप कहा जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, मेरी बव भादा हरो राधा नागरी सोई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी। और इसमें अलंकारों की बात करें तो इसमें सलेश और काव्यलिंग अलंकार है। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा अन्योक्ति अलंकार। और मित्रों अब अंतिम पंक्ति की बात करें तो नर की अरु नर नल नीर की गति एके करी जोई, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा सलेश अलंकार।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला हमारा टॉपिक होगा स्कूल व्याख्याता भर्ती में बिहारी रत्नाकर नाम से जगन्नाथ दास द्वारा लिखी जो टीका है उसके जो 25 दोहे आपके स्कूल व्याख्याता भर्ती में जोड़े गए हैं उन श्लोकों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाई BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।